उत्तर-पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के इस अंक में आज हम आपके लिए एक खास बातचीत लेकर आए हैं और समय समय पर इस कार्यक्रम में हम आपको खास शख्सियत से मिलवाते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान आज स्टूडियो में हमारे बीच हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। लेफ्टिनेंट गौरव पंवार, जो अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी हैं और नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की ओर से असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं और साथ ही इनकी एक और उपलब्धि या देश सेवा हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी में ये एक आर्मी पर्सनल हैं। तो इतनी एक बहुआयामी जो शख्सियत हमारे बीच है, तो उनसे ये बनता भी है कि उनके जीवन के बारे में हम जानें और खास तौर पर क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एक अधिकारी के तौर पर इनकी सेवा है, तो हम ये भी जानने का प्रयास इस बातचीत में करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में उनके अनुभव कैसे रहे हैं और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जो विकास, संस्कृति, कला, ऐसे जो तमाम पहलू हैं, उनके बारे में भी उनके अनुभव हम जानेंगे। लेफ्टिनेंट गौरव पंवार, बहुत बहुत स्वागत है पूर्वोत्तर डायरी के इस खास अंक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपकी जो एक उपलब्धि या आपके हम कह सकें कि देश सेवा का एक रूप है कि आप टेरिटोरियल आर्मी में भी कार्यरत हैं, तो किस तरह से आपकी ये सेवा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। जी, टेरिटोरियल आर्मी में मैं कमीशन ऑफिसर हूँ वहाँ पे और मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री में इस वक्त पोस्टेड हूँ। टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा पूरे देश में हर जगह पोस्टेड होते हैं पूरे साल। और कभी भी आप देखते हैं कि आपदा आती है, आप देखते हैं आर्मी जा रही है, तो अक्सर टेरिटोरियल आर्मी होती है। या फिर जैसे कि अब हमारे कश्मीर में हमारे भाई बहुत सारे पोस्टेड हैं, तो रेगुलर आर्मी जो जॉब करती है वही एक तरीके से टेरिटोरियल आर्मी भी करती है। बस यहाँ पे ये है कि एक स्पेशलिस्ट का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो लोग देश सेवा में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो दूसरे प्रोफेशन में या दूसरी नौकरियों में पहले से ही है, उनको एक मौका मिलता है देश के लिए कुछ करने का। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे टीए थोड़ा लोगों को ज्यादा जानकारी मिली, लोगों को पता चला, तो टीए का रोल रेगुलर आर्मी की तरह ही है, बस कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। जी। तो अब हम आते हैं आपकी जो प्रशासनिक सेवा में एक तरह से एक अधिकारी के तौर पर आपका काम है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि नई दिल्ली में जैसे आप असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर अरुणाचल प्रदेश की ओर से कार्यरत हैं, अपनी जो प्रशासनिक सेवा है या आपका जो काम है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं कि किस तरह से आप अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे कि किसी भी देश की जैसे एम्बेसी होती है दूसरे देश में, इसी तरीके से हर स्टेट का एक भवन होता है दिल्ली में या किसी और शहर में, जिसका काम कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे काम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, और जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो जब हमारे स्टेट तक जाती हैं तो उसमें किसी भी तरीके के कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, या हमारे स्टेट की तरफ से जो लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं, उनके वहाँ के बच्चों को एक नई जगह है नॉर्थ ईस्ट का, पहली बार जैसे दिल्ली में आते हैं, तो उनके रहने का लिए भी अरुणाचल भवन में अरेंजमेंट्स अस्थायी तौर पे किया जा सकता है। या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में उनको कुछ मदद चाहिए हो या मेडिकल क्षेत्र में कुछ मदद चाहिए हो, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम यहाँ पे करते हैं। जी, तो अब हम दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं, जो उगते सूरज का राज्य यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो इस राज्य के बारे में आपसे हम आपके अनुभव समझना चाहेंगे, क्योंकि ये राज्य भारत के पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी ओर हम अगर इसकी प्रशासनिक एक अधिकारी के तौर पर आपकी उत्तरदायित्व के बारे में बात करें, तो ये जो राज्य है वो हमारी कई सीमाओं से भी लगता हुआ राज्य है। तो रणनीतिक तौर पर, पर्यटन के तौर पर बहुत महत्व है इस राज्य का। तो कैसे इस राज्य को आप देखते हैं? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पे पर्यटन की इतनी बहुआयामी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे हर तरह का आपको, जैसे कि
आपको बर्फ देखनी, आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, और आपको नदियां देखती है आप कहीं और जाएंगे। तो आप अलग अलग तरह की चीजों के लिए, जैसे म्यूजिक फेस्टिवल के लिए आप कहीं और जाते हैं, तो अरुणाचल में आपको बर्फ भी मिलेगी, आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको वहाँ पे। म्यूजिक फेस्टिवल्स का तो हर महीने आपको कोई ना कोई म्यूजिक फेस्टिवल, बिकॉज इट इज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और अभी जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, जैसे बकवीट हो गया, बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे लार्ज कार्डमम है, और आपकी हल्दी है, उसका प्रोडक्शन वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, जिंजर का वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो आज तक नॉर्थ ईस्ट को हमने इस तरीके से देखा नहीं था कि इतनी सारी चीजें वहां पर है। लेकिन अभी जैसे कि दाम्बुक ऑरेंज है वो दुनिया भर में जा रहा है, और जैसे कि कीवी वाइन और एप्पल वाइन, फ्रूट वाइन वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब वहाँ पे हर चीज ही ऑर्गेनिक है। फर्टिलाइजर मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे अभी तक, बिल्कुल, तो हर चीज ही ऑर्गेनिक है। तो और पूर्वोत्तर राज्य अपनी जो ऑर्गेनिक यानी जो ऑर्गेनिक फूड को लेकर अपना एक इकोसिस्टम बनाया है, वो भी बहुत प्रचलित हो रहा है पूरी दुनिया में। जी जी। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया अरुणाचल प्रदेश की विशेषताओं के बारे में, खासतौर पर जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, वो वहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। और कहा जाता है कि 26 के आसपास वहाँ ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, और 100 से ज्यादा उप जनजातियां हैं, और जिनकी अपनी अलग भाषा है, संस्कृति है। तो आप इस पहलू को कैसे देखते हैं, और कोई आपका अनुभव भी रहा हो वहाँ की जनजातियों को लेकर, वो भी हमारे साथ जरूर साझा करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मैं वहां गया था मुझे नहीं पता था सब हिंदी बोलते हैं, और मुझे नहीं पता था कि मुझसे बेहतर हिंदी बोलते हैं। तो सबको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, बट अरुणाचल प्रदेश में हर इंसान हिंदी बोलता है और समझता है। उसकी वजह भी यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमारे देश में है तो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि 26 जनजातियां हैं, और उसके बाद 100 से ज्यादा जो है सब ट्राइब्स है वहाँ पे, और सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे आप मोनपा में भी जाएंगे, मोनपा एक ट्राइब है, हमारे जो मुख्यमंत्री है मोनपा ट्राइब्स हैं, तो तवांग में जो वो भाषा बोलते हैं और दिरांग में जो भाषा बोलते हैं वो भी अलग है, जबकि ट्राइब एक ही है। तो और आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उनका कल्चर अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब मैं समझने, मतलब जब मैं गया था मुझे समझ में नहीं आता था, पर हम किसी के कपड़े देख के उसकी ट्राइब बता देते हैं, क्योंकि हर ट्राइब का अपना एक पैटर्न है, अपना एक डिजाइन है। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती थी कि जब हम यहाँ पे दिल्ली में होते थे तो कहीं पे जाते थे तो कोई 100 रुपए 50 रुपए बच्चों को ऐसे दे देते हैं, तो हम खर्च कर देते हैं। लेकिन अरुणाचल में जब हम जाते हैं तो बिग बॉस में आपने चुम नारंग की मम्मी आई थी, उन्होंने देखा होगा कि अपनी ट्राइब का जो कहीं जगह पे उसे गमछा कहते हैं, कहीं जगह पे जैसे औरतों का गाले होता है, तो उनकी अपनी ट्राइब की एक पहचान है, वो पहनाया जाता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप अपनी एक पहचान उस इंसान के साथ छोड़ रहे हैं, और वो हमेशा आपको अपनी याद दिलाती रहेगी। ये एक बड़ी खास बात मुझे वहां पे लगी। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि वहाँ की जो सुंदरता है, जो पूरा एक पर्यटन का तंत्र है, वो लोगों को आकर्षित करता ही है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब पूरा बन रहा है कि पर्यटन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर आए। तो अरुणाचल प्रदेश में वो कौन सी आपको खासियत लगी, या पर्यटन का वो कौन सा पहलू सबसे ज्यादा आपको विशेष लगा, जिसको लेकर पर्यटकों को वहां आना चाहिए? अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अभी हमने कुछ समय पहले ही एक नया लोगो लॉन्च किया था, नई टैगलाइन लॉन्च की थी, वो थी बियॉन्ड मिथ्स एंड माउंटेन्स। क्योंकि जब आप अरुणाचल के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं सिर्फ पहाड़ होंगे और कहानियां होगी। उन पहाड़ और कहानियों से परे भी बहुत कुछ है वहां पे। आप जैसे कि अनिनी है, अभी उसको वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड मिला जी। और जैसे कि आप जीरो में जाएंगे, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है, आप सियांग नदी में आप राफ्टिंग कर सकते हैं, आप बसर में जाएंगे वहां पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आप तवांग में जाएंगे वहां की याक चुरपी खा सकते हैं, और आप शेरगांव में जाएंगे वहां की नेचुरल ब्यूटी, आप टिपी में जाएंगे वहां पे नेचर 450 के आसपास वहां पे ऑर्किड्स की प्रजातियां हैं, आप नामदाफा में जाएंगे तो वहां पे बटरफ्लाईज मिलेंगी, आप ये इदुमिश्मी जो एरिया है वहां पे जाएंगे, वहां पे टाइगर्स हैं, स्नो टाइगर्स हैं। मतलब हर क्षेत्र हर जगह अपने आप में अलग है। आप तेजू में जाएंगे, परशुराम कुंड है वहां पे, और मेचुका मुझे लगता है दुनिया में उससे सुंदर जगह कुछ नहीं हो सकती। और शायद मैं अगर अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम देने गया तो उसमें मेचुका का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज मुझे वो जगह देखनी थी। तो मतलब धरती में सबसे सुंदर जगहों में से एक वो है। और एक किताब थी 1933 की, उसमें शांग्रीला के बारे में बोला गया है कि शांग्रीला क्या होता है। ये लॉस्ट होराइजन एक किताब थी, उसमें बोला गया है कि शांग्रीला वो जगह है जहाँ पे इट्स अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, एंड जहाँ पे लोग सुंदर होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि, और वो हिमालय में छुपी हुई है वो जगह, ऐसा कहा गया था। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जगह उस शांग्रीला को डिस्क्राइब करती है तो वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही है। आपने वहाँ की माइथोलॉजी या जो वहाँ की हमारी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है उस पर नजर डाली, तो परशुराम कुंड के बारे में आपने बताया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ भी है। तो जो एक धार्मिक विविधता के साथ एक एकात्मक भाव भी है जो लोगों में, वो भी आपको कैसा लगा? क्योंकि पर्यटन के लिहाज से तो हम इन चीजों को दूर से देखते ही हैं, लेकिन जब आप वहां रहे और आपका एक अनुभव रहा तो वो भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से जो मिली जुली संस्कृति है वहां, उन संस्कृतियों में भी एक एकात्मक भाव है। जैसे कि मैंने कहा था कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का अगर सबसे बड़ा एग्जांपल है वो अरुणाचल है। आप तवांग में जाएंगे तो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट वहाँ पे मोनेस्ट्री है बौद्ध धर्म की, वेस्ट साइड में पड़ जाती है। अगर आप ईस्ट में आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा गोल्डन पगोडाज मिलेंगे, दोनों बुद्धिज्म है लेकिन अलग अलग तरीके के हैं। उसके बाद हिंदुइज्म की हम बात ही कर चुके हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक जब भारत में आए थे तो वो मेचुका के रास्ते आए थे, तो उसकी अलग एक विशेषता है। और मतलब सभी धर्मों का अगर समावेश अगर आप एक जगह पे देखना चाहते तो अरुणाचल में वो आपको मिलेगा। और सिर्फ ये मैंने गिनी चुनी जगह बताई है, आप अरुणाचल के बारे में पढ़िए, वो जगह आपको हर दिन कुछ नया देगी। आपने जैसा कि अभी बातचीत की शुरुआत में कई ऐसी चीजों का आपने जिक्र किया जो वहाँ के, जो हम कह सकते हैं कि कृषि उत्पाद हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जी, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और हम देखते भी हैं अरुणाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कृषि आधारित है। इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं कि वहाँ की जो खेती है वो कैसे वहाँ के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में हमने देखा है कि जो खेती की एक परंपरा है, जो झूम परंपरा जिसे हम कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो खेती करते हैं, वहाँ के जो जनजातियां हैं और अपने स्थान बदलती रहती हैं। तो क्या अभी भी वो परंपरा चल रही है अरुणाचल प्रदेश में? तो वहाँ का जो पूरा खेती का परिदृश्य है उसका क्या अनुभव है आपका वहाँ? सबसे पहले मैं कृषि के बारे में बोलना चाहूंगा। अभी राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बागवानी योजना है, कृषि योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा, फूड प्रोसेसिंग पे भी अभी ध्यान सरकार दे रही है। फूड प्रोसेसिंग पार्क वहाँ पे आ रहा है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जगह एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो जरूरी है कि उनको मार्केटिंग लिंकेज दी जाए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी थी वहाँ पे रोड्स बनानी। तो उस क्षेत्र में हम लोग ट्रांस अरुणाचल हाईवे अभी बन चुका है, फ्रंटियर हाईवे अभी, फ्रंटियर हाईवे की अलग यूज भी होगा लेकिन वो भी आ रहा है। तो कनेक्टिविटी पे सबसे पहले ध्यान दिया गया, और जब कनेक्टिविटी हमने वहाँ पे इंश्योर करी उसके बाद में अब हम मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैं एक खास बात बताऊंगा कि मैंने हमेशा पाइनएप्पल को, तो उसको मैंने हमेशा सुना था और खाया भी था कि वो खट्टा मीठा होता है। मैं अपने माता पिता को अरुणाचल ले गया, हमने वहाँ पे पाइनएप्पल खाया और उससे मिठाई से भी ज्यादा मीठा मैंने वहाँ पे खाया। तब मुझे पता चला कि हम खट्टा मीठा खा रहे थे, ये मीठा ही होता है। ऐसी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और ऑरेंज वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, बनाना वहाँ बहुत ज्यादा होता है। और बाकी अगर मैं और भी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे कि हल्दी बहुत ज्यादा, और हल्दी भी अलग है, मतलब उसमें क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज वहाँ पे हर चीज अभी भी ऑर्गेनिक है। हल्दी हो गई, लार्ज कार्डमम हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बकवीट हो गया, कि जिसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में होता है, लेकिन प्रोडक्शन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में होता है। बस उसकी मार्केटिंग अभी तक नहीं थी, कनेक्टिविटी का इश्यूज थे, बट अब हमने उस इश्यूज को खत्म कर दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अभी हम लेकर आए हैं हमारा स्टेट, ताकि नए नए इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में हो सके। अभी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट हुई थी और उसमें भी क्या बोलते हैं, ये हमारे स्टेट को अराउंड 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है, लेटर ऑफ इंटेंट वहाँ पे आई थिंक साइन हुआ है। और भारत सरकार का भी अब देखेंगे कि जैसे 65 से ज्यादा जो है मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में विजिट कर चुके हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री है, और 700 ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स की विजिट हो चुकी है पिछले 11 साल में। तो ये भी पता चलता है कि किस तरीके से हमारी जो केंद्र में सरकार है उनका भी पूरा सहयोग हमें है, और हम अभी नॉर्थ ईस्ट को सेंटर स्टेज पर ला रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर सरकार के प्रयास हैं और जो वहाँ की विशेषताएं हैं उनको जिस तरह से सामने लाया जा रहा है, वो आगे आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और पूरे पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर में हम आपसे कोई एक आपका संदेश भी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर राज्य पर्यटन के लिए जाते रहे होंगे और जाना भी चाहते होंगे और इस पूरे क्षेत्र को निहारना चाहते होंगे अपनी आंखों से। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश होगा हमारे सुनने वालों के लिए?
मैं यही कहूंगा कि अरुणाचल को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। आपको एक बार वहां जाना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन में अरुणाचल देख सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अरुणाचल अपने आप में अलग है। ये नहीं कि एक छोटी सी एंटिटी है, वो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। तो उसमें डिफरेंट सर्किट्स हैं, 14 टूरिज्म सर्किट हैं। तो 3 मेन सर्किट मैं जो बोलना चाहूंगा कि आपको जाना ही जाना चाहिए हर हाल में। पहला है तवांग सर्किट, दूसरा है मेचुका सर्किट और तीसरा है हमारा अनिनी सर्किट। और इनफैक्ट वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ईटानगर भी जाती है, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट डिब्रूगढ़ भी जाती है। तो कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है। आप गुवाहाटी तक जाके वहां से तवांग के लिए हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बाय रोड जाइए। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अरुणाचल में कहाँ घूमना होता है, क्या देखना होता है। अरुणाचल में कुछ नहीं देखना होता, अरुणाचल में बस होना होता है। आप कहीं भी बैठ जाइए और वही काफी होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही और निश्चित तौर पर आपके अनुभव और आपने जो एक जानकारी हमारे श्रोताओं को दी उससे बहुत ज्यादा हमारे सुनने वालों को फायदा होगा और जरूर अपना प्लान बनाएंगे वो अरुणाचल प्रदेश जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट गौरव पंवार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव और जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्वोत्तर डायरी। बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत ढांचागत विकास बहुत तेजी से हुआ है। सड़क, परिवहन, रेल और पर्यटन की दृष्टि से ये विकास अभूतपूर्व रहा है। तो इसी विषय पर हमने एक चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार सुविमल भट्टाचार्य जी से और इनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव ने। सुविमल सर, तो प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले अष्टलक्ष्मी कहा था वहां के राज्यों को और एक नया सम्मान दिया था। अगर पिछले 11 वर्षों में देखें तो सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई। 4000 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण हुआ है। 10 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी तैयार हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर पूर्व का मतलब वो मन के मेरे सबसे पास है और इसलिए उस पर विकास दिखता है, सिर्फ वो फाइलों में बंद नहीं है। ये जो आंकड़े हैं, एक तरफ आंकड़े, दूसरी तरफ जो जमीनी स्तर पर बदलाव आप देखते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो या फिर हमने एयरपोर्ट्स की बात की, किस तरीके का आपका अनुभव है? नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोताओं को। जैसे कि आपने अभी भी जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री का जो ध्यान रहा पिछले 11 साल में वो अतुलनीय है। अगर आप देखें, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है ताकि इंट्रा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी बढ़े और भारत के सारे राज्यों के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़े, चाहे वो रोड, रेल, एयर। आज के दिन में पोर्ट्स के ऊपर बहुत काम हो रही है। और अगर आप देखें, जैसे अपने डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहले जो लगता था दूर है, आज वो कभी फील नहीं होता है क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी से सब लोग एक साथ जुड़े हुए। तो पिछले 11 साल में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय सरकार ने की और साथ में सारे राज्य सरकारों को डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक मिशन मोड में लेके चला है। और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट सारे स्टेट्स गवर्नमेंट्स को मिले हैं और इसके साथ साथ ये जितने पूंजी वहां भेजा जाता था उसका ऊपर भी निगरानी रखना और एक्शन टेकन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बड़ा स्ट्रिक्टली लिया जाता था ताकि पैसा वहां जो जाते हैं वो खर्च होते हैं। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले राजीव गांधी ने एक शब्द बोला था कि अगर 1 रुपया अगर आप देते हैं तो 20 पैसा तक पहुंचते। तो नॉर्थ ईस्ट में ये 20 पैसा या 10 पैसा ही शायद पहुंचते थे। प्रधानमंत्री ने इस चीज को अपनी सरकार की तरफ से निश्चित किया कि पैसा ठीक से इम्प्लीमेंट है और वो दिखाई दे रहा है। रोड्स के बारे में आपने जिक्र किया था, करीब 9,984 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने 1,07,000 करोड़ में पिछले 11 साल में। इस वक्त 265 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स स्पेनिंग 5,055 किलोमीटर की काम हो रही है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आप देखें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे टेरेन हिली है और कभी कभी एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने के लिए और तीसरा स्टेट का हेल्प लेना पड़ता है क्योंकि रोड नेटवर्क नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे ब्रिज बने, रोड्स बने, हिली एरिया में नए टेक्नोलॉजी यूज करके किस तरीके से आप सॉइल को देख के रोड बनाए, ये सारी चीज हुए और कनेक्टिविटी और लोगों का बीच में इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, ये बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए। सिमिलरली अगर आप देखें कि रेलवे के बहुत चमत्कार की तरह काम हुआ। 1996 में एक लमडिंग बदरपुर ब्रॉडगेज कन्वर्शन का काम शुरू हुआ था
जो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उसके ऊपर जोर देके उसको कंप्लीट किया है। आज उस ब्रॉडगेज कन्वर्शन प्रोजेक्ट के बाद त्रिपुरा, मणिपुर इमीडिएटली जोड़ गए रेलवे नेटवर्क में, और अभी कुछ ही दिन पहले अपनी मिजोरम की कैपिटल भी जोड़ गए। तो ये जो 3 स्टेट साउदर्न असम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, रेल नेटवर्क की एक्सपेंशन से क्या होता है कि साथ साथ में छोटा छोटा स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं। तो ये जो एक एक्टिविटीज जो विजिबल होता है लोगों के सामने, उससे क्या होता है लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और साथ साथ में हमने जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी भी बात की, उसके साथ में अगर आप देखिए जो यूपीआई पेमेंट की जो आपकी एक्टिविटीज वहां बढ़े, वो यूपीआई और एक जोड़ने वाला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की विजिबल एक्टिविटी है। उससे क्या हुआ है लोगों का बीच में जो पहले एलिनेशन का फीलिंग होता था वो दृढ़ हो गया, वो सोचते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, वो भी एम्पावर्ड है। तो कुल मिलाकर अगर 11 साल में देखें तो कनेक्टिविटी रोड और रेल में बड़ा महत्व रहा। और साथ में जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ एयरपोर्ट्स को भी इम्प्रूव अभी भी किया जा रहा है। फ्लाइट्स बहुत बढ़ गए, दिल्ली गुवाहाटी का बीच में आज के डेट में अगर आप डेली देखें तो 10 से ज्यादा फ्लाइट होते हैं। तो इस तरीके से लोगों का बीच में चलना फिरना, ये बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है। यही तो सरकार की काम होना चाहिए। सुविमल सर, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों में पहली बार ट्रेन पहुंची, और आजादी के बाद तो मिजोरम में पहली बार लोगों ने ट्रेन से यात्रा भी की, और जहां पर ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है वहां व्यापार को जरूर गति मिलेगी। इस बीच एक आंकड़ा भी है कि आसियान के साथ भारत का व्यापार वर्तमान में लगभग 125 बिलियन डॉलर का है, और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये 200 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। इसमें पूर्वोत्तर एक रणनीतिक व्यापार पुल और आसियान बाजारों के लिए प्रवेश द्वार बन सकता है, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। इसके क्या मायने हैं? इसकी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर आप देखिए प्रधानमंत्री 2014 में सरकार संभालने के बाद पिछले सरकार ने एक लुकिस्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था, उसको चेंज करके एक्टिस्ट पॉलिसी करके एक्टिस्ट के लिए क्या क्या काम हो सकता है ताकि आसियान कंट्रीज से जुड़ जाए हमारे नॉर्थ ईस्ट, और आसियान कंट्रीज के साथ किस तरीके का बिजनेस कर सकता है। तो एक तो होता है कि कनेक्टिविटी में ध्यान देके अगर आप बांग्लादेश के रूट से भी जाए, म्यांमार से भी जाए, तो इसमें कनेक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट। दूसरा होता है कि आप नॉर्थ ईस्ट में कैपेसिटी डेवलपमेंट करके कुछ कुछ क्षेत्र में इनकी जो अपने स्ट्रेंथ होते हैं वहां से क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या किस इलाके में जॉइंट कोलैबोरेशन किया जाए। जैसे वियतनाम, अब वियतनाम के पास राइस ग्रोइंग टेक्निक्स बड़े अच्छे होते हैं, तो उसमें किस तरीके से आसाम या आपकी त्रिपुरा जो राइस ग्रोइंग प्रीपोंडरेंटली स्टेट्स है वो कैसे कोलैबोरेट कर सकता है, इस तरीका का लिंकेज कोशिश हुआ है और कुछ कुछ नतीजा बहुत अच्छा मिला। दूसरी बात, पहले प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में जो सीमित रह जाते थे, आज वो एक्सपोर्ट हो रहा है उसी रीजन में। तो बिजनेस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपकी एक्टिस्ट पॉलिसी की है, ताकि नॉर्थ ईस्ट की जो कैपेसिटी है एक कॉरिडोर के रहते और उनकी जो अपने स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाया जाए। टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट का है, उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट करें। अब थाईलैंड को देखिए, चिंग माई, एंग माई जैसा जगह बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरह है, हिली, उनका टूरिज्म सेक्टर बड़ा अच्छा हुआ है। हमारा टूरिज्म सेक्टर एक्टिस्ट के माध्यम से ये सारे राष्ट्र के साथ अगर हमारा तालमेल ठीक होता है, बहुत लोग टूरिस्ट के हिसाब से सिर्फ इस डायरेक्शन से नहीं उस डायरेक्शन में भी यहाँ आ सकता है। तो उसमें भी कुछ कुछ एक्टिविटीज आपकी लाभदायक रहे। अगर आप देखें एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो दिल्ली में भी होते थे नॉर्थ ईस्ट में, अब आसियान कंट्रीज में भी हर साल हो रहा है। इस साल सिंगापुर में होने वाला है जिसमें अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी भी जाएंगे। तो ऐसे सारे देशों के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस भी बिजनेस के साथ बढ़ाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की जो फोकस है कि किस तरीका से उस रीजन का स्ट्रेंथ को एशियन इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ा जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 2 पर्टिकुलर तरीका से फंडिंग वहां दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट को। एक पीएम डिवाइन करके होता है, उसमें लगभग 2290 करोड़ रुपया इस साल के बजट में रहे, और एक दूसरा एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसमें भी करीब 2400 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो ये सारे फोकस हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग और किस तरीके से एक्टिस्ट पॉलिसी का लाभ उठा के कनेक्टिविटी और बिजनेस बढ़ाया जाए।
सुबिमल सर, प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा कि हमारे लिए पूर्वी क्षेत्र सिर्फ एक दिशा नहीं है, एक दृष्टि है। सशक्त बनाना, कार्य करना, मजबूत बनाना और बदलाव लाना इस क्षेत्र के लिए नीतिगत रूपरेखा को परिभाषित करता है। जैसे ब्रह्मपुत्र और बाराक नदियों पर जलमार्गों के विकास की बात करें, सैकड़ों मोबाइल टावर की स्थापना की बात करें, और हमें इन बातों को भी याद रखना चाहिए कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच पूर्वोत्तर को पहला एम्स मिला, 9 मेडिकल कॉलेज बने, 2 नए IIT की स्थापना भी वहां की गई, भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी वहां बना है। और अभी कुछ दिन पहले ही मनसुख मांडविया साहब ने कहा, जो खेल मंत्री हैं, कि नॉर्थ ईस्ट खेलो इंडिया गेम्स भी अब शुरू होंगे। इन बदलावों से जो वहां पे जमीनी स्तर पर लोग हैं, उनके जीवन स्तर में कितना बदलाव देखते हैं? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आ रहा है, या लोगों जो अपने आप को एम्पावर्ड फील कर रहा है या और ज्यादा कनेक्टेड फील रहा है, अगर देश के अलग अलग अंग के लोगों के साथ इनका जो कनेक्टिविटी बढ़ा हुआ है, एक्टिविटी बढ़ रहा है, इससे इनके बीच में एक एंथुसियाज्म आ रहा है कि हम भी अपने इलाके की स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करके हम भी इस तरीके से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की काम करें और एंटरप्रेन्योर बने। अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लड़का लड़की सब आपकी साउथ में या दिल्ली में हर तरीके के एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपने अपना नाम भी बनाया इन्होंने, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस, अब सारे होटल्स में आज जाइए दिल्ली हर जगह, तो इनका जो काम रहा, या एयरलाइंस में भी, अब बहुत लोग को ऐसा एक फीलिंग होने लगा कि हम घर वापस जाके हम खुद कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ होटल स्टार्ट कर सकता है, कुछ रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते। तो ये जो टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट्स है और टूरिस्ट इनफ्लोज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होगा, तो ये सारे लोग जो वापस जाके एंटरप्रेन्योर बनना सकता है, ये और लोगों को उत्साह देगा कि वो भी एंटरप्रेन्योर बने। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका की इश्यूज को लेकर मिलिटेंसी थे और नौजवान सब 16, 17, 18 साल में एक गलत रास्ता में जा रहे थे। ये एक जो सोशल चेंजेस ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप से आज के डेट में पॉसिबल है, और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं उनमें एक उत्साह देख रहे हैं। मुझे लगता है एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जरूर ला रहा है। अगले 10-8 साल में वहां के लोगों का बीच में और उत्साह रहेगा, ताकि नॉर्थ ईस्ट एक इकोनॉमिक हब बनता रहे, जो प्रधानमंत्री का खुद का विजन है। 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तर पूर्व की ये प्रगति इस बात की उम्मीद जताती है कि भारत आने वाले वर्षों में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता रहेगा और भारत का तिरंगा यूं ही शान के साथ लहराता रहेगा। इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।